नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबके साथ हिंदी की एक और पाठ्य योजना साझा करने जा रहा हूं। तो जो ये पाठ्य योजना है कक्षा 7वीं की है और जो अध्याय है चिड़िया की बच्ची। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप इसको देखिएगा और कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप प्रश्न जरूर कीजिएगा कमेंट करके। तो सबसे पहले कक्षा 7वीं विषय हिंदी गद्य, उप विषय चिड़िया की बच्ची। दिनांक दिनांक को भी, जिस तारीख को भी आप अपनी पाठ्य योजना प्रस्तुत करें आप वहां पे डालना। कालांश का मतलब पीरियड, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी पीरियड है आप यहाँ पे लिखना। समयावधि की जो भी पीरियड है, जो कालांश है कितने समय का है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो जैसे मैंने अपने पहले की वीडियो लेक्चर में भी बोला है कि सामान्य उद्देश्य हिंदी भाषा के एक जैसे रहते हैं। तो अगर आपके शिक्षक सामान्य उद्देश्य आपसे कहते हैं कि हर पाठ के साथ लिखें तो इसमें हिंदी भाषा के आप कोई भी 4-5 सामान्य उद्देश्य लिख देना गद्य का। और अगर आपके जो अध्यापक हैं आपसे कहते हैं कि सामान्य उद्देश्य पाठ योजना के शुरुआती जो पृष्ठ हैं पेज हैं आप वहीं पे लिख दीजिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर डालना है। जैसे मैंने बच्चों से बोला कि आप सब जो सामान्य उद्देश्य हैं बार बार लिखने की बजाय आप उसको शुरुआत के पृष्ठ पे ही लिख दीजिए। तो ये जो विद्यार्थी हैं इन्होंने इसको पृष्ठ संख्या 1 पे लिखा है अपनी पाठ्य योजना की इस फाइल में। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि पृष्ठ संख्या 1 पर देखें, इस पर सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो है अध्याय से विषय से संबंधित होते हैं, जो एक जैसे रहते हैं। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की, जो अध्याय से संबंधित होते हैं और हर अध्याय में ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, तो इसका जो चार्ट पेपर है ब्लूम्स की जो टेक्सोनोमी है, चार्ट पेपर पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले क्या लिया गया है? विद्यार्थी अध्याय चिड़िया की बच्ची का प्रत्यास्मरण। तो एक ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिया गया है? प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो इसी तरह से आप गद्य में आप किसी भी पाठ्य योजना पर किसी भी अध्याय पर आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें आप ज्ञानात्मक में प्रत्यास्मरण का आप इसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका अध्याय का नाम बदलेगा बाकी प्रत्यास्मरण जो उद्देश्य है एक जैसा रहेगा। मतलब है कि हाँ, प्रत्यास्मरण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम रिकॉल कहते हैं। कि जब उस अध्याय के बारे में भविष्य में जब भी बातचीत हो तो बच्चे को उसका सामान्य ज्ञान, उसका ज्ञान हो और उस अध्याय के विषय में बता सकता है। तो इस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। और उसके बाद विद्यार्थी अध्याय का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। प्रत्यभिज्ञान का मतलब है कि प्रत्यास्मरण मतलब उस अध्याय के बारे में बताना, और प्रत्यभिज्ञान का मतलब है उस अध्याय का, जो उस अध्याय में जो पात्र हैं उनका चित्र आंखों के सामने आने लगना। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एक उदाहरण ले लीजिए। अगर हम ईदगाह कहानी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम ईदगाह नाम सुनते हैं तो हमें जो हामिद की कहानी, हामिद और उसकी दादी की वो कहानी याद आने लगती है, मतलब प्रत्यास्मरण, उसका प्रत्यास्मरण हमें होने लगता है। और उसके बाद ईदगाह जब कहानी का प्रत्यास्मरण होने लगता है तो उसके बाद उसके जो पात्र हैं, हामिद है, उसकी दादी है, हामिद के दोस्त हैं, वो सब हमारे आंखों के सामने कहीं ना कहीं घूमने लगते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, तो विद्यार्थी अध्याय चिड़िया की बच्ची का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी अध्याय का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, मतलब उसके जो पात्र हैं उसको भी उसका मतलब उसके बारे में जान सकेंगे। ठीक है, अब बोधात्मक में विद्यार्थी पाठ का सारांश दे सकेंगे, अपने शब्दों में पाठ को बता सकेंगे। ठीक है, अब प्रयोगात्मक में कि जो भी बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो भी बच्चों को बोध हो रहा है, समझ हो रही है अध्याय की, उसका अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो अध्याय से प्राप्त जानकारी का प्रयोग विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य आ रहा है? प्रयोग। ठीक है, ये उद्देश्य है। ठीक है, और बोधात्मक में जो है सारांश देना, ये बोधात्मक का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आप चार्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। सारांश, प्रयोग, ये जो की वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी के, तो इसको हम अपने अपने आप से नहीं लिखना, इसको हमें वहां से देख कर लिखना है। ठीक है, तो आप जब पाठ को पढ़ते हैं तो आप
पहले से ही आपको मतलब खुद से सोचना है कि इन उद्देश्यों में से, जब आप ब्लूम्स की टेक्सोनोमी लेंगे तो इन उद्देश्यों में से ज्ञानात्मक में हमें बच्चों को क्या सिखाना है, बोधात्मक में क्या सिखाना है, कि जो भी हम सिखाएंगे प्रयोग किस तरह से बच्चा करेगा, तो ये भी उद्देश्य हमें वहीं से लेने हैं। अब कौशल की बात करें तो हिंदी भाषा कौशल में विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होगा। कल्पना शक्ति मतलब अगर हम चिड़िया के बारे में और जो अध्याय के जो पात्र हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो विद्यार्थी इन चीजों की कल्पना कर सकेंगे कि चिड़िया किस तरह से पेड़ पर बैठती है, किस तरह से चींची करती है, तो ये मतलब विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास हो सकेगा। ठीक है। और शिक्षण सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो अध्याय के लेखक का चित्र इन्होंने प्रयोग किया है। शिक्षण विधि कौन सी है? कहानी कथन विधि है, विश्लेषण विधि है। विश्लेषण का मतलब है कि व्याख्या और प्रश्नोत्तर का एक मिश्रित रूप, ठीक है, उसको हम कहते हैं विश्लेषण विधि, जिसमें आप व्याख्या भी करेंगे और बच्चों से साथ साथ प्रश्न उत्तर भी पूछेंगे। ठीक है। और एक कहानी है तो कहानी कथन विधि, कहानी के माध्यम से आप इस अध्याय को बताने का प्रयास करेंगे। अब हम पूर्व ज्ञान की बात करते हैं तो चिड़िया है, ठीक है, बाग बगीचे हैं, तो इनके बारे में विद्यार्थियों को पता होता है, तो विद्यार्थी आपको क्या लिखना है? विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, तो आप प्रस्तावना में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं अध्याय से संबंधित? तो सबसे पहले क्या है, आपने आसमान में क्या क्या उड़ते देखा है? तो बच्चों का जो संभावित उत्तर हो सकता है पक्षी, जहाज, चिड़िया। आप कौन कौन से रंग की चिड़िया देखी है आपने? तो भूरे रंग की, नीले रंग की, बच्चों का संभावित उत्तर हो सकता है। तो ये जो संभावित उत्तर है, प्रस्तावित प्रश्न है, ये आपको पूछना है, और संभावित उत्तर जो भी हो सकता है वो आपको पहले से ही लिखकर तैयार करना है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाती है? तो अलग अलग जगहों से दाना चुनकर लाती है। इसके बाद आप अपने अध्याय का उद्घोषणा कर सकते हैं। उद्देश्य कथन में आप बता सकते हैं कि आज बच्चों हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चिड़िया की बच्ची, और इस अध्याय में हम एक चिड़िया की बात करेंगे, और एक जो अमीर सेठ माधव दास जी होते हैं, दोनों की जो आपसी बातचीत है उसके बारे में हम बात करेंगे कि माधवराव चिड़िया को बहुत ज्यादा लालच देने की कोशिश करते हैं, प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया उनकी बातों में नहीं आती, और चिड़िया को अपनी आजादी ही सबसे अच्छी लगती है। तो आज के अध्याय में हम इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रस्तुतिकरण में कुछ जो ये बॉक्स हैं, जैसे व्यवहारगत उद्देश्य है, तीसरे नंबर पे आप जो देख रहे हैं, कुछ महाविद्यालयों में, आपके कॉलेज में इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ में ये नहीं होता। तो जिनके कॉलेज में इस बॉक्स को रखा जाता है आप देख सकते हैं, और जिसके कॉलेज में नहीं होता तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु की बात करें तो पाठ का परिचय। आप कोई भी हिंदी की पाठ योजना बनाएं तो उसमें पाठ का परिचय, गद्य शिक्षण की पाठ योजना में पाठ का परिचय जरूर दें, जिसमें पाठ के बारे में और लेखक के बारे में, उसके पात्रों के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये सारा प्रस्तुतिकरण जो है, ये प्रस्तुतिकरण वर्तमान काल में आएगा, इसको भविष्य काल में नहीं लिखना है, इस चीज को आप ध्यान देना। तो पाठ का परिचय, ठीक है, फिर विद्यार्थी पाठ के पात्रों से परिचित होते हैं। ठीक है, तो व्यवहारगत उद्देश्य में हमें क्या है कि हम जो भी बच्चे को बताएंगे बच्चा वो जान जान सकेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी पाठ के पात्रों से परिचित होते हैं। तो व्यवहारगत उद्देश्य में ये लिखना है कि बच्चों को क्या पता चलता है, और विद्यार्थी क्रियाओं में ये लिखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, उस समय क्या करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। तो पाठ का परिचय पहला शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत उद्देश्य विद्यार्थी पाठ के पात्रों से परिचित होते हैं। और आदर्श वाचन इसलिए हिंदी में लिखा जाता है गद्य पद में, क्योंकि हिंदी शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि ये जो भी बोलेगा व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखकर सही तरीके से बोलेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं आदर्श वाचन। तो इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को बताती है कि इस कहानी में लेखक श्री
जनेंद्र कुमार ने आजादी के महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। सेठ माधव दास के पास हर सुख सुविधा होने के बाद भी उन्हें कुछ खाली सा लगता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में क्या है, विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। और श्यामपट्ट क्रिया और शिक्षण सामग्री, आप जो भी श्यामपट्ट पे लिखें, आप यहाँ पे एक काले चार्ट पेपर में यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिल्वर पेन से। और जो भी शिक्षण सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हो उसका मिनिएचर यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हो इससे संबंधित तो वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेठ माधव दास का परिचय। अब कहानी जिस तरह से शुरू होती है तो सबसे पहले सेठ माधव दास की बात की गई है इस कहानी में, तो उनका भी परिचय कि विद्यार्थी माधव दास के स्वभाव के बारे में बताने में सक्षम होते हैं। तो जब आप विद्यार्थियों को माधव दास के बारे में बताओगे तो आप इतनी उम्मीद तो बच्चों से करते हो ना कि वो माधव दास के विषय में बता सकते हैं। तो व्यवहारगत उद्देश्य में क्या आएगा कि विद्यार्थी माधव दास के स्वभाव के बारे में बताने में सक्षम होते हैं। और फिर आप सेठ माधव दास के बारे में जो भी बताते हो विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। और जो भी आप प्रश्न पूछोगे माधव दास कैसे व्यक्ति थे उसका विद्यार्थी उत्तर देते हैं। अब इन विद्यार्थी ने यहाँ पे जो शिक्षण सामग्री इस्तेमाल की है एक फोटो, तो उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाया है। आगे बढ़ते हैं हम कि चिड़िया की बच्ची का माधव दास के बगीचे में आना, ठीक है। तो ये शिक्षण बिंदु है। तो विद्यार्थी चिड़िया के रंग रूप को बताने में सक्षम होते हैं कि चिड़िया किस तरह से होती है, कैसी है, कैसी दिखती है। तो जब आप ये चीजें बच्चों को बताओगे तो बच्चा इस इतना सक्षम होगा कि उसको बता सकता है, ठीक है। तो आदर्श वाचन में आप बताओगे कि चिड़िया की बच्ची किस तरह से माधव दास के बगीचे में आती है। और जो भी आपका प्रश्न है आप प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं कि चिड़िया की गर्दन कैसी थी तथा वह कहाँ आकर बैठी, ठीक है। और आप जो भी शिक्षण सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे चिपकाओगे, ठीक है, मिनिएचर के रूप में। और विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं तथा मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका मतलब अपनी कॉपी में लिखते हैं। उसके बाद आप गद्य शिक्षण में पद्य शिक्षण में एक बात ध्यान रखना, काठिन्य निवारण मतलब कठिन शब्द जरूर लिखने हैं आपको, ठीक है। एक शिक्षण बिंदु आपका ये हो जाएगा। तो गद्य में आपको यहाँ पे कठिन आखिरी जो आपका पॉइंट होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, वो कठिन शब्दों का ही होना चाहिए कि विद्यार्थी अध्याय में आए कठिन शब्दों का अर्थापन करने के योग्य होते हैं। आदर्श वाचन छात्र अध्यापिका श्याम पट पर कठिन शब्द लिखकर उनके अर्थ बताती है, ठीक है। तो विद्यार्थी कठिन शब्दों का शुद्ध एवं उचित उच्चारण करते हैं तथा उन्हें कॉपी में लिखते हैं। तो जो भी कठिन शब्द है आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी श्यामपट्ट का कार्य है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया, जो भी शिक्षण बिंदु आपने बताए, उनसे संबंधित जो है आप एक प्रश्न फिर से बच्चों से पूछ सकते हो ताकि अध्याय की पुनरावृत्ति हो जाए और अध्याय अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आ जाए। तो सेठ माधव दास किस स्वभाव के व्यक्ति थे, सेठ माधव दास की कोठी किससे बनी हुई थी, चिड़िया कहाँ आकर बैठी, चिड़िया को क्या नहीं पता था, मतलब माधव दास के विषय में। गृह कार्य, माधव दास के चरित्र के बारे में 5 पंक्तियां लिख कर लाएं। और शिक्षण टिप्पणी, जो भी आपके शिक्षक आपकी इस पाठ्य योजना को आपको पढ़ाते हुए देखेंगे तो वो अपनी टिप्पणी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप पाठ्य योजना को आप आराम से आप बना सकते हैं। आपको मुख्य रूप से क्या करना है, आप पाठ को आराम से पढ़िए और उसके शिक्षण बिंदु आप बनाइए कि एक पृष्ठ पर, एक पेज पर किस बारे में बताया जा रहा है। तो आप जो भी उसका जो मुख्य आपको लगे कि इस बारे में, चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है, माधव दास के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको आप शिक्षण बिंदु के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर व्यवहारगत उद्देश्य कि जब आप उसको बताओगे तो बच्चा उसके बारे में क्या जानेगा, तो यहाँ पे लिखना है। अगर ये व्यवहारगत उद्देश्य का नहीं है आपके कॉलेज में तो आदर्श वाचन में आप जो भी उस बिंदु के बारे में बता रहे हो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और विद्यार्थियों की जो भी क्रियाएं हैं, विद्यार्थी सुनते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आप इधर लिखेंगे। और मूल्यांकन, जो भी आप प्रश्न पूछते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। और शिक्षण सामग्री श्यामपट्ट कार्य आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पाठ्य योजना आप बना सकते हैं।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और मुख्य जो इसमें समस्याएं होती हैं बच्चों को ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो इसका चार्ट पेपर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो लेक्चर में चार्ट पेपर दिखाया है आपको। तो आप बहुत ही आराम से इन उद्देश्यों को लिख सकते हैं। और प्रत्यास्मरण तो आप इसको हर पाठ के साथ आप इसको लिख सकते हैं, बहुत है। और जिस पाठ में पात्र हैं, ठीक है, अलग अलग पात्र हैं, तो उसमें आप प्रत्यभिज्ञान का भी प्रयोग कर सकते हैं, सारांश का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से। और प्रयोगात्मक में कि जो भी अच्छी चीजें पाठ से प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, बच्चा अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा। और कौशल में कि विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा हिंदी भाषा के जो कौशल हैं, लेखन कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का, पठन कौशल का। तो इस तरह से आप कौशल में ये लिख सकते हैं कि इन कौशलों का विकास होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर राय दें। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जरूर बताइए। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तब भी आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं और आप पाठ्य योजना बहुत ही आसानी से बना सकें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।